स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज हम आपको यूपीएसआई के जो हम क्लासेस लगातार करवा रहे हैं उसमें हम 25 क्वेश्चंस टोटल करवा रहे हैं। तो इसके पहले हम 3 पार्ट कंप्लीट करवा चुके हैं। ये जो हमारा पार्ट होगा ये आपका चौथा पार्ट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाएं। तो चलिए देखते हैं कि MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड को प्रविष्ट के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है। अगर पावर पॉइंट आप यूज़ करते हो तो उसमें नई स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। तो आप MS जो है पावर पॉइंट में आप Ctrl+M का यूज़ करते हैं। इससे क्या होती है, आपकी नई स्लाइड ऐड होती है। इससे क्या होती है, नई स्लाइड ऐड होती है। और Ctrl+O की बात करते हैं तो Ctrl+O का मतलब होता है किसी भी फाइल को ओपन करना, किसी भी फाइल को ओपन करना। अगर Ctrl+N की बात करते हैं तो नए प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए, इसका मतलब है कि नए प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए Ctrl+N का यूज़ करते हैं। अब आगे हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है MS एक्सेस में डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट कैसे जो है संरेखित यानी कि अलाइन होते हैं। तो इसमें जो आपका एक्सेल होता है, इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका अलाइनमेंट होता है वो कैसा होता है। तो वो आपका क्या होता है, वो बाएं पे होता है। क्या होता है, बाएं पे होता है। इसका मतलब है कि अगर आप कुछ यहाँ पे लिखते हो तो ये यहाँ से ये आपका बाएं से होता है। बाएं का मतलब है आपका लेफ़्ट। और ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की बात करें या फिर आपका वर्ड की बात करें, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका बाएं ही होता है, लेफ़्ट होता है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट किस प्रकार की अनुमति देता है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शंस देख लीजिए, बाएं अलाइनमेंट है, दाएं है, मध्य है और जस्टिफाई है। तो अब कौन सी अनुमति देता है, तो आप समझिएगा कि जो अलाइनमेंट होते हैं वो लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है और आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है। तो आपके कौन कौन से होते हैं, लेफ़्ट हो गया, इसका मतलब बायां, फिर दायां और जस्टिफाई, फिर उसके बाद इसको हम बोलते हैं मध्य अलाइनमेंट। इसको क्या बोलते हैं, मध्य अलाइनमेंट। अब आप बताइएगा इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। तो ABCD ये सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, क्योंकि MS आपका वर्ड में जो है इसको लेफ़्ट बोलते हैं। लेफ़्ट, राइट, जस्टिफाई और सेंटर, ये चारों अलाइनमेंट होते हैं। इसकी शॉर्टकट की लेफ़्ट की क्या होती है L, इसकी राइट की क्या होती है R और इसकी क्या होती है J। लेकिन सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की कई बार पूछी जा चुकी है। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP का विस्तृत रूप क्या है। VoIP का विस्तृत रूप क्या है, तो इसका होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ई-कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग एवं या फिर M जो है कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं। इनको हम कौन सी सेवाएं कहते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ई सेवाएं बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ई सेवाएं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विंडो आइकन को क्लिक किया जाता है। तो रिफ्रेश करने के लिए, अब यहाँ पे देखिए ये तो बैक करने के लिए है, यानी कि यहाँ पे इसको बैक करने के लिए, इसको आपको फॉरवर्ड करने के लिए, उसके बाद इसको सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर जो है कौन सा यूज़ करते हैं, B। ये क्या होता है, रिफ्रेश करने के लिए। क्या होता है, रिफ्रेश करने के लिए। अगर यहीं पे शॉर्टकट की पूछ लेता तो आपको बताना पड़ता कि F5 से रिफ्रेश करते हैं। किससे, F5 से रिफ्रेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि N नोड के पूर्ण रूप से जुड़े मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों की संख्या है। मेश टोपोलॉजी में कड़ियों की संख्या है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर
हाँ 32 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों से के सेट को इंटरेक्शन है। तो इसमें आपको बताना है कि 33 नंबर में क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या होता है, नेटवर्क होता है। क्या होता है, नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने विकसित किया था। और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने बताई थी, तो ये क्वेश्चन तो उसमें बताया ही था, आप बता सकते हो कि डेनिस रिची हैं। डेनिस रिची जो हैं वो सी लैंग्वेज के क्या हैं, फाउंडर हैं या विकसित इन्होंने किया था। अगर बात कर लेते हैं कि सी जो है लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, तो यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 0.3 का ग्रे कोड क्या होता है। 0.3 का ग्रे कोड क्या होता है, तो 3 का ग्रेड को क्या होता है आपका जो है 0010, इसका क्या होता है, ग्रेड कोड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है तो हाँ अगला क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर है, यहाँ पे देख लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपका जो ये नंबर सिस्टम है, ये दो आपके क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेटा घटनाओं को डालने, उनका उद्यतन करने या उन्हें डिलीट करने जैसे कार्य करता है। तो वो कौन सा कार्य है उसको करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो एक एरे क्या है, एक क्या है, एरे क्या होती है। तो एरे आपकी जो सी लैंग्वेज में यूज़ होती है वो आपकी क्या होती है, एरे होती है। तो एरे का मतलब होता है कि तत्वों के समान प्रकार का एक संग्रह एरे है। तत्वों के समान प्रकार का एक संग्रह क्या होता है, एरे होती है। अगला क्वेश्चन है स्टैक और क्यू के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो निम्नलिखित में से क्या सही है आपको इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे एक ही वीडियो से आ गए थे जिसमें हमने बताई थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपका जो फोर्ट्रान है, इस फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेटर। क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेटर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्ट्रान हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि यदि आपको फ्लोचार्ट में इफ़ एल्स जो है आपको मिलता है तो इसका क्रियान्वयन करना है तो आप किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये आपका जो इफ़ एल्स होता है इसको हम लोग किसके लिए करते हैं, कंडीशन लगाने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, कंडीशन लगाने के लिए करते हैं। अगर आपने सी लैंग्वेज तो आपने ज़रूर ही पढ़ा होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप ADCA किए हुए हैं तब भी पर आप सी लैंग्वेज पढ़े हुए हैं, अगर ओ लेवल किया है तब भी पर आप, अगर बीटेक हैं या फिर आप डिप्लोमा धारक हैं तभी आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं और इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, तो आप सी लैंग्वेज ज़रूर पढ़े होंगे। तो आपको अगर सी लैंग्वेज पता होगा तो इफ़ और इल्स क्या होते हैं, तो इनका मतलब होता है कि हमें डिसीजन लेना। क्या लेना, इसमें डिसीजन ही तो लेते थे। यदि ए ग्रेटर देन, क्या करते थे, यदि ए ग्रेटर देन बी, तो आप ये कंडीशन लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं, कंडीशन लिख रहे हैं। तो कंडीशन के उसमें क्या लगता है, डायमंड वाला बॉक्स। कौन सा बॉक्स लगता है, डायमंड वाला बॉक्स। और डायमंड वाले बॉक्स को क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक मिनट, समांतर चतुर्भुज नहीं बोलेंगे, इसमें बोलेंगे हम ये है ना, तिर्यक वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तिर्यक वर्ग बोलेंगे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि हिंदी में आपको तो पता है कि डायमंड बॉक्स इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड बॉक्स, लेकिन हिंदी में आप देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। अब
जो आपकी प्रैक्टिस सेट है इसमें थोड़ा सा हिंदी वाली ना प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसको सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य रिलेशनल ऑपरेशन नहीं है? कौन सा इनमें से रिलेशनल ऑपरेटर जो है ऑपरेशन नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें जो ऑपरेशन हो जाएगा वो आपका डिलीट जो है, आपका डिलीट कोई ऑपरेशन नहीं होता। डिलीट जो होता है वो कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है। 43 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपका प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य किया जाता है, या फिर किए जाते हैं? तो आपका 43 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी चीज़ें इसमें से की जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हिंदी लैंग्वेज है इसलिए थोड़ा सा आपको समस्या आ रही है, हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देखते जाइए, आपको समझ में बातें आते रहेंगे। ये आपका है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, एक जैसी तकनीक है जिसमें CPU, जिसमें क्या है? CPU है। अब उसके बाद क्या है? CPU के बाद क्या है? तो इसमें बहुत सारे जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें बताया गया है कि इनपुट आउटपुट के लिए डेटा स्थानांतरण, उसके बाद डिस्क ड्राइव के लिए डेटा ट्रांसफ़र करना, या फिर नेटवर्क के द्वारा डेटा ट्रांसफ़र के लिए निष्कर्ष या फिर है। तो अगला क्वेश्चन अगला हमारा है कि यह निष्क्रिय है जो डेटा ट्रांसफ़र में कोई भी भूमिका नहीं निभाता है। तो बिल्कुल सही, ये डेटा जो है डेटा को ट्रांसफ़र करने में इसकी कोई भी भूमिका नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से किस में हम एक प्रिंटर के विकल्प को नापते हैं? प्रिंटर के विकल्प को हम किस पे मापते हैं? तो प्रिंटर के विकल्प को हम DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज स्थानांतरण निरस्त्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो कौन सा प्रयुक्त होता है? हमने बताया था कि MICR जो होता है उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो बैंक में जो पड़े हुए चेक होते हैं उनको रीड करने के लिए MICR का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्यक्रम को पहचानती है। तो हाथ से जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसको हम कैसे पहचानते हैं? तो OCR से। किससे पहचानते हैं? OCR से स्कैन करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का यूज़ क्या होता है कि जब ये क्या किसी भी आप चीज़ को स्कैन करते हैं, जैसे कोई कॉपी है, कोई बुक है, या कोई आप हैंड राइटिंग है, उनको इसको स्कैन करते हैं तो केवल क्या करता है? कैरेक्टर, इसका मतलब जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसी को केवल स्कैन करेगा, ना कि ये कोई चित्र वगैरह स्कैन नहीं करता है। और बात करते हैं MICR का, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? चेक में जो आपके नंबर पड़े होते हैं उनको रीड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। OMR क्या होता है? OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं कि जो भी आप OMR की सीट जो कॉपी जो आपको मिलती है उसको आप क्या करते हो? गोले करते हो, तो उसको चेक करने के लिए हमें इस डिवाइस का यूज़ करना होता है। BCR क्या होता है? बार कोड रीडर होता है। क्या होता है? बार कोड रीडर होता है। इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं कि आपके पास जब भी कभी आपको किसी बारकोड के डिटेल लेना हो तो आप क्या करते हैं कि एक स्कैनर होता है बारकोड रीडर। जैसे बारकोड को हम स्कैन करते हैं उसकी सारी डिटेल, उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल उस बारकोड के द्वारा हमें दिखने लगती है। अगला क्वेश्चन, इसलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? जो 48 नंबर है, तो 48 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जॉन वान न्यूमैन। कौन है? जॉन वान न्यूमैन जो हैं आपके 48 नंबर में आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये इंग्लिश में क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस ऑफ अ डेटा प्रोसेसिंग सर्किल। डेटा प्रोसेसिंग के लिए बिल्कुल आसान है। अब बिल्कुल आसान है, आप बता सकते हो कि सबसे पहले क्या होता है? इनपुट होगा या फिर आउटपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगा। तो आपको ये बात तो बिल्कुल क्लियर होगी कि जो आपका हाँ
इसका मतलब आपको ये तो क्लियर है कि ये कैसे जो है आपका काम करता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे इनपुट स्टेज दिया हुआ है, फिर आउटपुट दिया है, तो पूरी तरीके से गलत हो गया। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं, इनपुट दिया हुआ, प्रोसेसिंग दिया हुआ, स्टोरेज दिया, उसके बाद आउटपुट दिया है। तो आउटपुट पहले होगा, प्रोसेसिंग के बाद जस्ट आउटपुट होगा, तभी आप उसको सेव करेंगे। उसके बाद हम सी की बात करते हैं, पहले ही प्रोसेसिंग आ गई तो ये पूरी तरीके से गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन देखते हैं, तो अगला इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, स्टोरेज है। बिल्कुल सही है कि कैसे इसको सेट करेंगे कि 2 + 2 दे दिया आपने। अब यहाँ पे 2 + 2 की क्या हो गई, प्रोसेसिंग हो गई। प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे रिजल्ट आ गया, इसका मतलब आउटपुट आ गया। और अब इस आउटपुट को आपको सेव करना है, तब इसको आप सेव कर सकते हो। तो पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट मिलेगा। आउटपुट को आपको क्या करना है, स्टोर करना है। ये इसके क्या होते हैं, स्टेज होते हैं। अब ये आपका जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको हम करवा देते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसको हम सिलिकॉन के नाम से भी जानते हैं, सिलिकॉन के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम 4 पार्ट यूपीएसआई के 4 पार्ट की वीडियो हम कंप्लीट करवा दिए हैं इसी वीडियो में। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा वो आएगा पार्ट 5, और 5 पार्ट के बाद ये हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम टाइप करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपके एग्ज़ाम के पहले हम आपका जो कंप्यूटर का है उसमें 20+ आपको ज़रूर प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये अगर आप पूरी वीडियोस हमारी देखेंगे तो आप वहाँ पे जब जाएंगे तो आपको 20+ उसी वीडियो से और उन्हीं जो हमारी क्लासेस हैं उन्हीं से आपको 20+ क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। और ये आप देख सकते हैं। अगर आपको विश्वास है तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी जो है क्वेश्चंस में डाउट होने पर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।